ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, वेक्टर हम शुरू कर रहे हैं और ये जब हम 11th में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह सब पढ़ेंगे, वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन हमारे को बेसिक फाउंडेशन के लिए काम आता है और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे भी 12th में भी जब भी हम पढ़ेंगे वो सब हमारे को समझ में आएगा। तो पहली बात तो वेक्टर्स की बात करते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर क्या होते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं या दोनों जरूरी है बताना। जैसे अगर मैं बोलता हूं आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेक्टर्स तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज फॉर विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वो मैं आपको सेंड हो उसको देखो। अभी जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यार एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्स काम कर रही है। सही है, एक बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रही है। F1 काम कर रही है 8 न्यूटन और F2 काम कर रही है 6 न्यूटन। सही है, और मैं आपको बोलता हूँ ये उसमें नेट फोर्स क्या है बताओ। चलो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। भाई नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स है 1 न्यूटन, नेट फोर्स है 10 न्यूटन, नेट फोर्स है 15 न्यूटन, या नेट फोर्स है 0। सही है। अब पहले तो आप कहोगे सर डायरेक्शन नहीं बताई आपने, चलो कोई बात नहीं मान ली, फिर भी कि इज देयर एनी पॉसिबल आंसर? या मैं इसको ऑप्शन को मिटा करके बोल देता हूं भाई, ये ऑप्शन को मैं लिख देता हूं नन ऑफ द अबव इज पॉसिबल। या इन डी ऑप्शन देते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आंसर आ ही नहीं सकता, मतलब इसका मतलब ये है इनकम्प्लीट डेटा, आंसर आप बता ही नहीं सकते हो, या मैं नहीं बताऊंगा, ये ऑप्शन तो आपके पास नहीं है। सही है, आपका ऑप्शन क्या है? एफ को छोड़ के, वो तो मुझे पता है बहुत होगा ऑप्शन है, बताओ। अच्छा, तो तुमको इसको क्या नाम है, रमेश और श्रुति, उनको लगता है कि निधि, वही इनकम्प्लीट डेटा। क्लियर है? बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इनकम्प्लीट डेटा नहीं है, इनकम्प्लीट डेटा नहीं है। इसका बटन कौन सा है यार पंखे का? ये है क्या? अरे वहां वो आवाज कर रहे हैं और वो ऐसे भी सिर पे ही जा रहा है। सही है, इनकम्प्लीट डेटा या फिर क्या है? लेकिन अगर आप देखोगे, देखो इसमें पॉसिबल आंसर है 10 न्यूटन। क्यों? हमें कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इतना समझते हैं भाई एक 8 एक 6, अगर दोनों एक दूसरे के ओपोजिट भी काम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 न्यूटन। और अगर दोनों एक डायरेक्शन में भी काम करते हैं तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 14 न्यूटन। यानी हमारी नेट फोर्स 14 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकती है, 2 न्यूटन से कम नहीं हो सकती है। ऐसा एक ही आंसर है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है तो फिर ये भी गलत हो गया उस हिसाब से, और उसके बिना आंसर निकाला जा सकता है। समझ में आ रही बात? अभी अगर मैं बोलता हूँ एक ग्लास में, एक बीकर में मैंने पहले 800 ml पानी डाला और फिर 600 ml डाला, क्या यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? उसमें कितना पानी है? मैं एक में ऐसे कर रहा हूँ और एक में ऐसे यूं करके डाल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा इस बात पे? है नहीं। क्लियर है? तो वो क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या जैसे सपोज करो कि कोई बॉल को मैं लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड की या 20 के मोमेंटम से बॉल को हिट करता हूं और वो टकरा करके 20 की स्पीड से ही चली जाती है। या आजकल जैसे क्रिकेट मैच में देखा होगा, सपोज बॉलर 20 की स्पीड से बॉल डालता है और आपने उसको 20 की स्पीड से हिट कर दिया, तो आपने क्या उखाड़ लिया? 20 से आई थी, 20 से गई है, तो आप किस बात पे इतना खुश हो रहे हो? आपने क्या उखाड़ लिया इसमें? व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? बॉल केम विद 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, क्या उखाड़ लिया तूने? क्यों इतना खुश हो रहा है? सर हमने 20 को 20 करा है, यानी हमने उसकी डायरेक्शन बदली है, यानी डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक बॉडी को मैं घुमा रहा हूं ऐसे यूनिफॉर्म, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, छोटी क्लास में, कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर वो उसको घुमाने में फोर्स नहीं लग रही? क्या लग रही है? बिल्कुल। तो फिर फोर्स किस चीज में लगा रहे हो आप? जब आप स्पीड को चेंज ही नहीं कर रहे हो तो उसमें किस में लगा रहे हो?
एग्जैक्टली अगर 30 क्रिकेट में देखो ना ऐसे हल्का सा निकरा बॉल इधर चलेगी, हमने डायरेक्शन चेंज करी है तो क्या हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, लगाई है। यानी डायरेक्शन चेंज करना भी एक काम करना होता है। यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज में ये डायरेक्शन मैटर करेगी उन सबको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी चीज जहां पे डायरेक्शन मैटर करती है वो इज योर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब देखो ये मैं ऐड कर देता हूं, बाद में तो मैं दिखा दूंगा। तो बेसिकली वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर को डिनोट करते हैं एरो से। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन हो गई। ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गई उसकी यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको हम, यानी डायरेक्शन। अभी समझ में आएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी की, एक कार की वेलोसिटी जो है ना वो है 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। सही बात है, एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ है। अब जो ये स्टेटमेंट है इसको वर्ड में लिखने की बजाय हम सिंबल के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। मैंने एक नोटेशन डेवलप कर ली, भैया नॉर्थ को मैं आज से एन कैप कहूंगा। सही है, तो कोई बॉडी अगर ऐसे मैंने बना लिया भैया एन कैप में जा रही है, कोई इधर जा रही है ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड से, तो मैं उसको क्या लिख दूंगा वेलोसिटी को 20 मीटर सेकेंड एन कैप। कोई इधर जा रही होगी तो साउथ बोलूंगा उसको, या माइनस एन बोल देता हूं। ऐसे कोई इधर जा रहा है तो उसको वेस्ट, तो इसको माइनस वेस्ट, यानी ईस्ट की जगह माइनस वेस्ट। लेकिन कोई ऐसे जा रहा होगा तो, ऐसे जा रहा होगा तो, ऐसे जा रहा होगा तो, ऐसे जा रहा होगा तो हम ऐसे हर डायरेक्शन को तो नाम नहीं दे सकते। उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्रेक करके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भैया यहां से यहां कितना, यहां से यहां कितना, यहां से यहां कितना। उस पर हम आएंगे। तो पहली बात तो ये समझ में आई, इसका मतलब क्या है एन कैप। समझ में आई बात, क्लियर है। अब पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, आईजे के वाला भी पढ़ेंगे हम। पहले ये समझ लो, ये समझ में आया। तो इसकी बजाय हमने क्या किया कि एन कैप जा रहा है नॉर्थ में, जा रहा है इधर, जा रहा है उधर जा रहा है, उसकी बजाय हमने क्या करा, हम मोशन को 3 डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ये मैं तुम्हें बाद में स्विच करके नोट कर ले रहे इकट्ठा। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑप्शन है ना इसका, ये लो भैया ऐसे, ये ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया। पहले 2D में समझो फिर 3D में समझ में आ जाएगा। सही है। अब क्या है, हम हर डायरेक्शन को तो नाम नहीं दे सकते, उसके बजाय हमने क्या किया, हम हर डायरेक्शन को ब्रेक कर लेते 2 पार्ट्स में। जैसे कि सपोज करो ये O है, ये है O। अबे क्या कर रहे हैं, ये O है। लेट अस से आप इस पॉइंट पे हो और आपसे पूछता है भाई यहां तक कैसे पहुंचे, या यहाँ आपके सिस्टम को आप कैसे ब्रेक करेंगे। हमें तो 2 ही डायरेक्शन पता है, एक x और ये y। अच्छा, तो आप अगर यहां तक पहुंचना चाहते हो तो इसको मैं से ब्रेक कर सकते हैं। आपको O से A तक जाना है तो क्या करना है आपको, लेट अस से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और ये 6.5 यूनिट चलो x के अलाउंग, 6.5 अलोंग x एक्सिस। अब इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख देता हूं 6 i कैप, x कैप भी लिख सकते थे बट हम जो नोटेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यूज हो रहा है वो i कैप फॉर x एक्सिस, j कैप फॉर y एक्सिस और k कैप फॉर z एक्सिस यूज करेंगे। ठीक है, x कैप भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ होता है x कैप, y कैप, z कैप यूज करते हैं, मर्जी हो। हम वही यूज कर रहे हैं जो आपकी बुक में। अच्छा, यहां पहुंचना है तो x के अलोंग कितना चले 6.5, इधर कितना चले 1 2 3 4 5 5.5, ये कितना हुआ 5.5 अलोंग y एक्सिस। क्लियर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 j कैप, इसका मतलब हाँ 5.5, इसका मतलब ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6.5 अलोंग i कैप चलो भैया, और 5.5 अलोंग j कैप चलो। यानी इस डायरेक्शन के लिए या डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से अभी देखना एक और चीज दिखा दो हमारे को। तो बेसिकली ये नोट कर लो, ये सुन लो पहले, i कैप किसके अलोंग हुआ x एक्सिस के अलोंग, j कैप क्या हुआ y एक्सिस के अलोंग, और k कैप क्या हुआ z एक्सिस के अलोंग। क्या ये बात समझ में आई।
ठीक है, आई गिव यू टाइम बेटा नोट करने के लिए, पहले सुन लो, जहाँ पे मुझे लगेगा ना बता नोट कर लेना चाहिए वहां बता दूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे, तो z एक्सिस के लिए हो जाएगा ना, ये देखो, अब मैं आपको एक वो देता हूँ जैसे, अब कहाँ है, ये रहा, ये हमने बॉक्स उठा लिया, सही है, ठीक है भाई, ये मेरा पॉइंट है O। लेट अस से इस बॉक्स की हर साइड कितने की है, A की है, ये भी A है और ये साइड भी A है, समझ में आ गई बात। लेट अस से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब मैं बोलता हूं तुम्हारे को कि A पॉइंट जो है उसकी पोजीशन क्या लिखूं मैं O की रिस्पेक्ट में, तो तुमने कार्टेशियन में पढ़ा हुआ ना, क्या होता था भाई, ये साइड में कितना है, ए साइड चलो x के लॉन्ग, लेकिन y और z के लॉन्ग बिल्कुल नहीं चले, यही लिखेंगे ना। इसकी वजह मैं a को क्या लिख सकता हूं, a आई कैप, ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, a आई कैप। अच्छा लेट अस से आपको यहां पहुंचना है b पर, तो b के तक जाने के लिए x के लॉन्ग कितना चले हम, a, और फिर y के लॉन्ग भी a चलेंगे, तो क्या कहलाएंगे इसको, ये समझ में आ रही है बेटा बात। अगर b तक पहुंचना है तो क्या, पहले a यूनिट चलो x के लॉन्ग, फिर a चलो y के लॉन्ग, तो b को आप क्या लिख सकते हो इस पॉइंट को, a, 0 या फिर a आई कैप प्लस a j कैप, समझ में आई बात। मैं अगर इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं c पर, तो जो ये वेक्टर मैं बनाऊंगा o से c को ज्वाइन करता हुआ डायरेक्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या करेंगे इसमें हम, पहले हम चलेंगे x के लॉन्ग, ये देख रहे हो x के लॉन्ग चलेंगे, फिर क्या चलेंगे, y के लॉन्ग चलेंगे, फिर z के लॉन्ग चलेंगे, तो OC को मैं क्या लिख सकता हूँ, OC पोजीशन क्या लिख सकता हूं मैं, या तो ये लिखो a, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, a यूनिट्स i के अलाउंग, a यूनिट्स j के अलाउंग, a यूनिट्स k के अलाउंग। क्या ये बात समझ में आई? यानी ये हुआ कि हम हर वेक्टर को, इसको बोलते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, कि हर वेक्टर को हम हर डायरेक्शन को तो नाम नहीं दे सकते ना, तो हमने क्या किया, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो भी बॉडी का मूवमेंट है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, सही है, यहां से कितना, यहां से कितना, यहां से कितना, सही है। अच्छा एक दूसरी चीज देखो, अब अगर मुझे इसके अंदर में, यहां से मैं इसको नाम देता हूं जैसे D, तो D तक आने के लिए, ये चीज है ना, D तक आने के लिए क्या करना मुझे, A यूनिट्स किसके अलाउंग, Z के अलाउंग, और फिर A यूनिट्स, तो क्या मैं OD को ये लिख सकता हूं, A J कैप प्लस A K कैप, क्या ये कर सकते हैं हम? हाँ। दूसरी बात, एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी है, ये लंबाई कितनी है इसकी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप, ये भी है ये भी है, तो ये क्या आएगा, √2 है। यानी इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना हुआ मुझे, तो मैंने क्या किया, जो उनके जे के कंपोनेंट्स है ना, उनका स्क्वायर कर दिया, कितना है, √2 है। कहानी का निचोड़ ये है शॉर्ट में कि भैया मैं किसी भी वेक्टर को ax i कैप, ay j कैप और az k कैप की तरह लिख सकता हूं। ax ay az क्या है, कंट्रीब्यूशन अलोंग x y z एक्सिस। ax क्या है, a का कंट्रीब्यूशन यानी कंपोनेंट x के बॉस के अलोंग कितना है, और ये, और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हुआ कि एक्चुअली उसकी लेंथ कितनी है, ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो अगर क्यूब का बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, बॉडी डायगोनल ये है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √ऑफ a का स्क्वायर और a का स्क्वायर, यानी √3a का स्क्वायर, यानी √3a। क्या यही होता है, किसी भी क्यूब की बॉडी डायगोनल की लेंथ यही तो होती है। अब इस रूम में मैं आपको बोल दूं यार, किसी भी यहां से लेकर के रूम के इस कोने से लेकर उस कोने तक एक रस्सी बांध रहा हूं, उसकी लंबाई कितना है, कुछ नहीं, आपको इतना चाहिए सर, ऐसे फ्लोर के अलावा पहले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, ये दोनों पता लगा लो, फिर ऐसे चले, तीनों पता लगा लो, अंडर में डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे एक एग्जांपल करते हैं, क्या ले, रेक्टेंगल, स्क्वायर है ही नहीं है, कहाँ दिख रहा है मेरे को, स्क्वायर दिखा था, क्यूब दिखा था यार, चलो यही ले लेते हैं।
ठीक है, ये लो, ये एक रूम है, कोई भी चीज है, सही है। ये इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, अबे क्या है, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है बेटा, एक्स वाई और जेड, सही है। अब मैं ये बोल देता हूं एक्स, ये जो चीज है ये है 10 मीटर, इसकी हाइट जो है वो है 5 मीटर, और ये जो डेप्थ, ये जो चीज है ना, ये है 6 मीटर। तो मुझे बताओ कि अगर ये पॉइंट को मैं P बोलता हूं और ओरिजिन को O बोलता हूं, तो मैं OP को अगर ज्वाइन कर दूं तो OP की लंबाई कितनी है, और उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के फिर निकालना है। क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। क्या लिखेंगे OP को? 10। अरे यार, x के लॉन्ग कितना है 10, y के लॉन्ग कितना है 5 और z के लॉन्ग 6, तो क्या लिखेगा इसको 10i प्लस 5j प्लस 6k, मैग्नीट्यूड में डाल दिया। मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 25 प्लस 36, कितना हुआ अंडर रूट 125 और 30 कितना हुआ, वाह, मैथ्स ओलंपियाड दिया था तूने, क्यों? 161। बहुत अच्छे, 150 और अबे वो क्या कर रहे हो तुम, मतलब 125 और 30 कितने हुए, 155 और 6 161, 161 हुआ ना। हाँ तो फिर मतलब इसमें तेरे को वो चाहिए, अवार्ड चाहिए बेटा, वाह, समझ में आ गई बात, क्या मुश्किल है, हाँ नहीं है ना, चलो नोट करो, नोट करना है या चलो आगे देखो, फिर तुम्हें लग रहा है तुम्हें आगे, तो ये मैंने सिर्फ आपको भी वो बताया है कि IJK वाला, अभी हम इस पे बाद दोबारा आएंगे जब डॉट प्रोडक्ट वगैरह करेंगे, एक बार शुरू में बताया थोड़ी तसल्ली हो जाती है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, इसमें आप देखोगे कि वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम किसी भी ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, पॉलीगन बना के या पैरेललोग्राम बना के या रेक्टेंगल या हेक्सागन, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बना के हम उसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, और हम देखेंगे भी, लेकिन उसके लिए सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल की कोई भी वेक्टर A है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ऐसे एरो के साथ, और यहां पे जो उसकी लेंथ है ये उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, नॉट इन एग्जैक्ट मैनर भी कह सकते हैं हम, लेकिन रिलेटिवली हम उसको इस तरह से शो कर रहे हैं एक एरो से, जिसमें एरो की लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को और एरो का जो पॉइंट है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूं A इक्वल टू B, इसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाओगे, जस्ट मेक टू पैरेलल एरोज जिनकी लेंथ सेम है, सो दिस थिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू B वेक्टर का मतलब क्या है, A और B का मैग्नीट्यूड सेम है एंड A कैप एंड B कैप आर सेम, डायरेक्शन सेम है, दोनों नॉर्थ में जा रहे हैं, दोनों ईस्ट में जा रहे हैं, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट, अगर मैं बोलता हूं भाई A इक्वल टू माइनस B है, इसका क्या मतलब हुआ, ऑपोजिट है, यानी A इस तरफ है तो B इस तरफ है, डायरेक्शन सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी A इक्वल टू B अभी भी है, यार ये तब भी था और अब भी है, क्यों, लेंथ सेम है। एग्जाम्पल, एक आदमी 10 की स्पीड से इधर जा रहा था और दूसरा भी 10 की स्पीड से इधर जा रहा था, A इक्वल टू B, डायरेक्शन भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। एक आदमी इधर जा रहा है 10 की स्पीड से, एक आदमी इधर जा रहा है 10 की स्पीड से, स्पीड सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो A इक्वल टू माइनस B। समझ में आई बात। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट बेसिकली, अगर मैं बोल रहा हूं A इक्वल टू है सम लैम्डा या लेट अस से 3B,
a इक्वल टू 3b का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर b ये है तो a क्या है? ये है, यानी उसका मैग्नीट्यूड रफली 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ, यानी वेक्टर की लेंथ 3 टाइम्स है। सही है। आप नाप के भी कर सकते हो, वो स्केल में ले सकते हो कि आप 1 सेंटीमीटर को 10 न्यूटन मान के चल रहे हैं, जो भी है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सही है। नेक्स्ट, वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे चेक करेंगे? सपोज करो ये ए है और ये बी है, ये है बी, इस तरीके से। एंगल कैसे चेक करते हैं? पहला है टेल टू टेल, ठीक है, टेल टू टेल बना लो उसको, और बेटर मैं इसी को प्रेफर करूंगा, कोई हेड से हेड टू हेड भी कर सकते हैं, पर टेल टू टेल ना थोड़ा देखने में अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है, और कुछ नहीं है। ये ए है और ये बी है, ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन करना है, तो एंगल क्या हुआ जो इन दोनों के बीच में आएगा? थीटा, ये एंगल है। समझ में आई बात? अभी इसमें दिक्कत क्या है, मतलब इसमें ऐसा नई चीज क्या है वो देखो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं ये ए है और ये बी है, कितना एंगल है इनके बीच में? ए और बी के बीच में कितना एंगल है? आप ये देखो कि इनका टेल टू टेल वाला बनाना है, यानी ए एक्चुअली इस तरफ जा रहा था और बी इस तरफ जा रहा है, तो एंगल जो है एक्चुअली वो ये वाला एंगल है। समझ में आई बात? अरे ए ऐसे जा रहा था ना और बी ऐसे जा रहा है, तो एंगल ये हुआ ना, जो उनका एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसको देखोगे ना, तो या तो टेल टू टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो, कि ए को उधर ले जाने की बजाय बी को ऐसे बनाओ, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंगल होगा, तो ये भी थीटा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। समझ में आ रही है बात? वेक्टर्स को हमेशा टेल टू टेल या हेड टू हेड बनाओ, और बेसिकली आई वुड लाइक टू प्रेफर कि आप, हाँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ मतलब ये एंगल इसी तरह से बनाओ, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ये ए है और ये बी है, इनके बीच में एंगल बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? बी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये। ए का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये। तो ए और बी में एक्चुअली एंगल क्या है? ये। समझ में आ रही है बात? हाँ, एंगल समझ में आया? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अ पर्सन वॉक्स 500 meter and then turns to his left through 120 degree and again moves, या चलो अभी के लिए हम इसको 60 डिग्री ले लेते हैं, सही है, 60 डिग्री, and again and moves 500 meter. Find his displacement. बताओ भी, अभी हमने कोई रिजल्टेंट कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। करो। समझ में आ रहा है? देखो भाई, वो ऐसे चला पहले 500 मीटर, सही है। अब इनिशियली वो कैसे जा रहा था बेटा? इनिशियली वो कैसे जा रहा था? वो ऐसे जा रहा था इनिशियली, लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री मुड़ेगा। अगर वो पूरा ऐसे मुड़ जाता इस तरफ, तो कितना एंगल के थ्रू मुड़ा? 90। तो 60 तो बीच में कहीं होगा ना, यानी वो इस लाइन के लंब कहीं मुड़ा और फिर से यहाँ चला, तो ये भी 500 मीटर चला, ये भी 500 मीटर चला, वो ये एंगल 60 डिग्री है, और आपको निकालना है ये कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट उसका। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ ना,
डिस्टेंस तो 1000 हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैसे निकालोगे? ट्रिग्नोमेट्री से निकल सकता है ये क्वेश्चन, है ना? कैसे भाई, ये एंगल कितना है 120, मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ऐसे डाल दिया, क्या ये दोनों एंगल बराबर बराबर डिवाइड हो रहे हैं? कैसे पता? आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी 60 हुआ और ये भी 60 हुआ। अब ये 500 है और ये 60 है, तो ये कितना हुआ? ये कितना होगा? मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, हाँ भाई हाइपोटेन्यूज पता है मुझे, और बेस बताना है। बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर बताना है। बेस तो ये हुआ ना, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर बताना है। परपेंडिकुलर क्या होता है? h sin थीटा, h sin 60, यानी ये कितना हुआ? 500 sin 60, 500 sin 60 कितना हुआ? √3/2, यानी ये हो गया भैया 250 √3, तो ये कितना हुआ? ये भी 250 √3, तो दोनों ऐड करके टोटल कितना हो गया? 500 √3। क्या ये बात समझ में आई? निकल गया? नोट करो इसको। आगे चल के हम वेक्टर्स में हम देखेंगे यही चीजों को हम एक फॉर्मूला बना के डाल देते हैं, और कुछ नहीं है। समझ में आई बात बेटा? नोट करो इसको। अच्छा अब देखो, अच्छा इसको तो और कंटिन्यूएशन में रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है बेटा? नेक्स्ट ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर में अब हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट क्या होता है। क्या हुआ? चश्मा क्यों तोड़ रही है बेटा अपना? रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों का ऐड होके कंट्रीब्यूशन कितना आया। मैंने एक बॉक्स को धक्का दिया, फिर तुमने दिया, ठीक है? जैसे सपोज करो यहाँ बॉक्स रखा हुआ था, मैंने उसको धक्का दिया 50 मीटर वेस्ट की तरफ, सही है? तुम इधर से आ रहे थे, तुमने उसको धक्का दिया नॉर्थ की तरफ 50 मीटर, सही है? फिर तुम आए, तुमने उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ धकेल दिया 50 मीटर, तो बॉक्स जो था वो कहां पहुंच गया? यहां। अभी मेरा कंट्रीब्यूशन जो था वो था मेरा कंट्रीब्यूशन, उसको m वेक्टर बोल देता हूं मैं, इसका कंट्रीब्यूशन उसको मैं i बोल देता हूं, और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन उसको मैं t बोल देता हूं। तो हमने उस बॉक्स को कहां पहुंचा दिया? MIT, यानी m प्लस i प्लस t। पर क्या वो एक्चुअली 50 50 50 150 मीटर गया है? नहीं, 150 मीटर तो नहीं गया। कितना गया है? ज्योमेट्री से निकलेगा, और यही हमें सीखना है, सही है? मेन रिजल्टेंट का मतलब ये होता है, जब दो वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है, ऐड करते चले जाओ, सही है? अभी देखो, तो रिजल्टेंट जो हुआ उसका मतलब होता है टू वेक्टर्स का। सपोज करो ये A है और ये B है, सही है? दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अभी होता क्या है, जो वेक्टर्स को ना हम पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसको उठा के, अब ये तो पूरा ही आ गया। अच्छा एक मिनट, कि मैं इस वेक्टर को A को उठा के, या ऐसे देखो कि अगर मैं यहां से दो वेक्टर ले लेता हूं, अलग अलग बनाते हैं, ये A हो गया, B हो गया, और ये सपोज करो A हो गया, सही है? ये B हो गया और ये A हो गया, ये एंगल थीटा जो भी है, सही है? अब पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है क्या है? मैं इसको यहां भी रख सकता हूं ऐसे, ठीक है? या फिर इसको मैं यहां रख सकता हूं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? कि वेक्टर को ना आप पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो, कहीं पे भी घुमाना नहीं है, पैरेलल कहीं भी डिस्प्लेस करके चीज को आप निकाल सकते हो, सही है? अभी जैसे ये A प्लस B है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? कि पहले आप A के नक्शे कदम पे चलो, फिर B के। तो पहले आप A के ऊपर चले तो आप यहां पहुंच गए, ये लो मैं यहां पे दिखाता हूं। A प्लस B का मतलब क्या हुआ? कि आप यहां से चले थे, पहले A के लॉन्ग चले, A कैसे लेके जा रहा है? ऐसे चलो। अब B को उठा के B के हिसाब से कैसे चले? ऐसे चले। तो आप कहां पहुंच गए? यहां। तो ये क्या हुआ? A प्लस B। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, यहां है कि ना है? हाँ ना? तुम कहते हो नहीं सर हमारे यहाँ सारे खानदान ने सबने BA किया हुआ है, हम तो B प्लस A करेंगे। कर लो भाई। पहले आप B के अलॉन्ग चले,
और फिर आप ए के चलाओ चले, आप कहाँ पहुंचे, आप वहीं पहुंचे, ये क्या कहलाएगा, बी प्लस ए। तो बी प्लस ए हो या ए प्लस बी हो, इसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना, हाँ। अभी जैसे देखो एक क्वेश्चन और देखो, सपोज करो ये ए है, हम मान लो सबकी लेंथ बराबर है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगी नहीं, हमें सिर्फ समझना है प्लस का मतलब क्या होता है। ये बी है, ठीक है बेटा, और ये सी है, सीधा। अच्छा मुझे प्लॉट बना के दिखाएंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, बनाओ जरा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ओह शिट, हाँ भाई बच्चों बताओ, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अबे ऐसे बनेगा ना कुछ। अरे भाई देखो, ये ए, दो लाइनें क्यों आ रही हैं, ये ए हो गया, हाँ या ना, ए को फॉलो कर लिया, हाँ। अब बी को फॉलो करो, बी को फॉलो भी कर लिया, नीचे भी रख सकते हैं। हाँ, वो कहीं भी रख सकते हैं, पर फिलहाल तो ए प्लस बी सी प्लस सी बोला ना। सी को कहाँ क्या करा, सी को ये कर दिया। तो पहले आप ए पे चले, फिर बी के हिसाब से चले, फिर सी के हिसाब से चले, तो जो आप जहां पहुंच गए, ये क्या है, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट है ये। गेटिंग माय पॉइंट। अभी तुम एबीसी की जगह ना तुम कैब करो, कैब करके जाओ वहां तक। कैब मतलब सी प्लस ए प्लस बी, कैब करना जरा, क्या आप वहीं पे पहुंचोगे क्या। हम कलर चेंज कर लेते हैं इसी पे देखने के लिए, ये येलो कलर कर लेते हैं, कलर ब्लाइंड तो नहीं कोई तुम में से, बहुत अच्छे। सी के साथ चलेंगे पहले हम, लो जी भैया पहले सी की बात मान ली, फिर ए के साथ चलेंगे, ये लो जी भैया ए की बात मान ली, फिर बी के साथ चलेंगे, ये लो भैया बी की बात मान ली। कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, वहीं पे। ये अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूं, ये तो एग्जैक्टली हाथ से मेजर नहीं कर रहा ना, पर समझ में आ जाएगी तुम्हें। अब ये बोलता है कि नहीं कैब से नहीं जाऊंगा और मेरे को 12th के बाद बीसीए करनी है, लो जी बीसीए करते हैं। बीसीए कौन से कलर में करें भाई, ये कलर पसंद रखो, बी प्लस सी प्लस ए, बी सी ए। तो पहले बी के अलॉन्ग चले, फिर सी के अलॉन्ग चले, फिर ए के अलॉन्ग चले, कहां पहुंचे, बहुत समझ में आया है, मजेदार, क्या मजेदार इसमें। हमें अनशंट लाइनें बना रहे हो, मजेदार है, हाँ समझ में आया। अरे बहुत बढ़िया चीज है, इसके थ्रू ना आप देखोगे यार कि कोई भी वेक्टर की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास स्केल पेंसिल और प्रोट्रैक्टर है ना, हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस नाप के चलते जाओ और अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है, ये इतनी मजेदार चीज है यार, इसको ना अगर आप समझ लो तो। क्लियर है, समझ में आई बात। अभी जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको ये नोट करने के लिए पूरी टाइम दे दूंगा, नोट कर लेना। क्वेश्चन है भैया, अ मैन इज, मैं लिख क्यों रहा हूं, उसमें तो मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, लिखो तुम। ए मैन इज रनिंग ऑन अ मैन इज रनिंग ऑन अ ट्रैक, ठीक है, एक आदमी जो ट्रैक पे भाग रहा है, ट्रैक यानी क्लोज सर्किट ही होता है। विच टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, विच टर्न्स टू इट्स लेफ्ट आफ्टर एवरी 500 मीटर, 500 मीटर, आफ्टर एवरी 500 मीटर, सही है, आफ्टर एवरी 500 मीटर थ्रू 60 डिग्री। यानी वो आदमी ऐसी ट्रैक पे भाग रहा है, 500 मीटर भागा 60 डिग्री, 500 मीटर भागा 60 डिग्री, 500 मीटर भागा 60 डिग्री, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो कभी ना कभी तो वापस भी आएगा। तो आपको ये बताना है कि लिखाओ, कैलकुलेट हिज डिस्प्लेसमेंट एट, कैलकुलेट हिज डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत इस चीज को समझने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ करो बेटा,
करो फिर बताता हूँ। देखो देखते जाओ कि सबसे पहले क्या हुआ, वो यहां से चलना शुरू हुआ, ये चला 500 मीटर, चल लिया 500 मीटर। अब बेटा वो 60 डिग्री के थ्रू मुड़ेगा, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। जैसे अगर वो ऐसे जा रहा है और वो ऐसे मुड़ता है तो मतलब वो 90 मुड़ गया है, तो 60 बीच में कहीं होगा, सही है ना। तो बीच में 60 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ये ला 60 के थ्रू मुड़ा। फिर अब वो कैसे जा रहा था, वो ऐसे जा रहा था, अब वो 60 के थ्रू मुड़ेगा, कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, है ना, फिर ऐसे मुड़ेगा और फिर ऐसे मुड़ेगा। क्यों, भागता रहेगा ना ट्रैक पे, ये थोड़ी एक चक्कर हमारा घर, ऐसे वेट ऐसे कम होगा उसका, सही है। अभी सुन लो बेटा, आप देख लो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो हर कट पे 60 डिग्री मुड़ा, 60 डिग्री मुड़ा, 60 डिग्री यहां से जा रहा था, 60 डिग्री ऐसे जा रहा था, 60 डिग्री ऐसे जा रहा था, 60 डिग्री, फिर भागते ही रहेगा ऐसे। अभी समझो, इसको नाम दे देते हैं, चाहिए, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी डी ई, समझ गए। और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे बताऊंगा आपको, लेकिन डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर फिट बैठ जाए तो। तो अब तुम्हें ये देखना है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है नहीं, किस किसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट हुआ, पहला टर्न, दूसरा टर्न और तीसरा टर्न। तीसरा टर्न में वो कहां पहुंच गया है, वो सी पे पहुंच गया है, तो मतलब तुमको क्या निकालना है, ओसी का लेंथ निकालना है, समझे। और फिर तीसरे के बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ में वो कहां आ गया, वो ओ ओ पे आ गया, मतलब ओ ओ कितना हुआ, 0, सही है ना। क्यों, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। सेवेंथ और एट्थ, यानी 8 के बाद वो कहां है, यहाँ पे है, तो हमें क्या निकालना है, ओबी भी निकालना है। अब देखो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ओबी क्या है, ओबी क्या है, ओ ए प्लस ए बी। अभी हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी निकालेंगे, लेकिन इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अभी मैंने निकाल के बताया था तुम्हें, याद है, कितना आया था, ये 60 है तो ये पूरा 120, तो ये भी 60 और ये भी 60, ये 500 है और ये 60 है, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा 250/3। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लो, साइन थीटा जो होता है वो होगा दिस अपॉन 500 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये भी 250/3, तो कितना हुआ 500/3। तो ओबी की लेंथ कितनी आ गई, वैसे इसको ऐसे लिखेंगे लेकिन ओबी का लेंथ कितना आ गया 500/3। फॉर्मूला भी होता है रिजल्टेंट का, वो भी मैं बताऊंगा, उसको यूज कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है उसके ऊपर आएंगे हम, लेकिन फिलहाल ये यूज कर सकते हैं इसको हम। और इसको अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखोगे आप, तो इसको अगर आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, तो हेक्सागन में क्या होता है, हेक्सागन में क्या होता है बेटा, सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये भी 500, 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 सब 500 500 500 500 ही 500 500 500, पूरी सेल लग गई है 500 की। तो ओ से सी कितना हुआ, 500 500 1000, खत्म। लेकिन ओसी को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अरे नहीं, ओसी को क्या निकाल सकते थे हम, पहले ओसी तक जाने के लिए क्या क्या, ओ ए, फिर ए बी, फिर बी सी। लेकिन ओ ए प्लस ए बी क्या हो गया, ओ बी प्लस बी सी, ये भी कर सकते थे। उसके हिसाब से देखोगे तो ये कितना था 500/3 और ये 500, पाइथागोरस से भी निकल जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा, ये 60 है, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, क्यों 30 होगा, ये पूरा 120 है, आइसोसेलेस से ये 30 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम बन गई है, पूरा पाइथागोरस ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे, उसी को कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके हिसाब से √500 500/3 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, सॉल्व करके 1000 ही आएगा, सही है। नोट करो बेटा इसको।